अध्याय 2 देख रहे हैं, चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। अब मराठाओं को कुचल दिया इन्होंने, टिप्पू सुल्तान को खत्म कर दिया। बात आती है द क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब होता है कि सर्वोच्च, हम सबसे ऊपर है। तो शुरुआती 19th सेंचुरी की बात मैं आपको बताता हूं। 19th सेंचुरी मतलब है 1800 से ऊपर। यहां पर कंपनी ने पहले तो वो नहीं चाह रहे थे कि भाई हम ट्रेड के अलावा कुछ करें, फिर उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, फिर उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी मतलब मिलिट्री अटैक शुरू किया। तो अब ये था कि इन्होंने ये जो अपनी एग्रेसिव मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जो उनकी नीति थी अपने टेरिटरी को बढ़ाने की, ये इन्होंने अपनाई। यहां पर एक साहब दिख रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। इनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये साहब हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये जो गवर्नर जनरल रहे हिंदुस्तान में 1813 से लेकर 1823 तक। तो ये साहब एक नई पॉलिसी लेके आए, नई नीति लेके आए, उसे कहते हैं सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पैरामाउंसी मैं बता रहा हूं इसका मतलब होता है सर्वोच्चता, मतलब वी आर टॉप, वी आर इलीट, हम सबसे ऊपर हैं। इसका मतलब ये था कि भाई हम सबसे ऊपर हैं, और अगर मतलब हम किससे ऊपर हैं, हम सारे इंडियन स्टेट से ऊपर हैं। वी आर टॉप ऑफ द चेन, हम सबसे ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपनी की, या इसी कर देता हूं, अगर कंपनी के इंटरेस्ट, या ये कहे कि अगर हमारे कंपनी के ट्रेड या आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी स्टेट कुछ गड़बड़ करता है, तो हम इसको एनेक्स करेंगे। एनेक्स करेंगे मतलब हम इसको अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लेंगे, इस पे अटैक करेंगे और इसको अपने पास ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे इंटरेस्ट में हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई दखल आया तो फिर हम इस स्टेट को लेने में भी गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बाहरी शक्ति जब ऐसा कर रही होती है तो हजारों की जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या ऐसे ही चुप बैठ जाती है? नहीं। इनका जो ये सर्वोच्चता की नीति थी वो अनचैलेंज नहीं गई, यानी कि लोगों ने उस पर सवाल नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ऐसा नहीं हुआ। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इन महिलाओं को देखेंगे और ये सर भी आएंगे अभी, लेकिन पहले महिला जी को देखिए। इनका नाम है रानी चन्नम्मा, RC से लिख रहा हूं। इनका नाम है रानी चन्नम्मा। ये थी कित्तूर की। कहां की? कित्तूर की। आज कहां है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका की रानी कह लीजिए, क्योंकि रानी नाम ही है इनका। तो रानी चिन्नम्मा कित्तूर की, जो आजकल कर्नाटका में है, इन्होंने हथियार उठाए। किसके खिलाफ? इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। किन्होंने? रानी चन्नम्मा ने। ठीक है जी। लेकिन इनको 1800, इनके बारे में बता रहा हूं, 1824 में इनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और 1829 में रानी चन्नम्मा का देहांत हो जाता है। लेकिन उसके बाद इन साहब को देखेगा, इनका नाम है रायन्ना। क्या नाम है इनका? रायन्ना। ये जो थे ये बहुत ही गरीब चौकीदार थे। सांगोली, कित्तूर की बात कर रहा हूं, कित्तूर में ही है सांगोली। वहां के बहुत पुअर मतलब गरीब चौकीदार थे। ठीक है। इन्होंने जो रेजिस्टेंस है जो रानी चन्नम्मा ने क्रिएट किया, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। किन्होंने? इन साहब ने। क्या नाम है इनका? रायन्ना। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया? इनके पास सपोर्ट बहुत जबरदस्त था, क्योंकि रानी चन्नम्मा ने शुरुआत की थी। रायन्ना भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि गरीब थे और बिल्कुल सामने आ गए थे, तो लोग इनके पीछे हो लिए। इन्होंने जो ब्रिटिश कैंप है उनको एक तो डिस्ट्रॉय किया या खत्म किया। इसके अलावा जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश तो रिकॉर्ड रखना पसंद करते थे, दस्तावेज रखना पसंद करते थे, ये इन्होंने सब खत्म किए और बहुत बढ़िया काम किया। इनको रेजिस्ट करने का काम किया कि भाई तुम बाहरी शक्ति हो, तुम्हारा ऐसा कैसा पैरामाउंसी है भाई, बाहर से आए हो और हमें बता रहे हो कि सबसे सर्वोच्च हो और हम सब गरीब हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तुम कभी भी हमारा जमीन हथिया सकते हो, हमें मार सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होता है। तो 1830 की बात बता रहा हूँ, इन्हीं की बात बता रहा हूँ। 1830, जस्ट एक साल बाद जब रानी चन्नम्मा का देहांत हुआ, 1830 में रायन्ना को पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई, गले से लटका दिया गया, hanged till death। एक और चीज हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान से रिलेटेड नहीं थी, ये बाहर से रिलेटेड थी। कैसे? 1830 की बात ही हम कर रहे हैं, जब रायन्ना और रानी चन्नम्मा की हम बात कर रहे थे।
हुआ ये कि जो रशिया है ये सुपर पावर बन के आया। रशिया जो है हर जगह अपनी, रूस जिसे हम कहते हैं, और उस समय वो अनडिवाइडेड था, आज का रशिया नहीं। आप सोचिए इतने सारे उनके साथ जो आज अलग अलग देश हैं वो सब थे। तो रशिया क्या कर रहा था, ये अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, ये सुपर पावर था उस जमाने में, बनने की कोशिश कर रहा था या बन रहा था। तो हो ये रहा था कि वो इस इलाके में, अगर मैं इसका ऐसे बताऊं, अगर रशिया यहाँ है तो इस तरफ के इलाकों को एनेक्स कर रहा था या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर आई ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी हालात खराब हुई। उन्होंने सोचा यार ऐसा अगर ये रशिया जो है ये हमारे इलाके में आ गया जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि दे वांटेड टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि रशिया उस जगह पे आ जाए, इंडिया जो उसका रशिया का नॉर्थ वेस्ट पड़ता था, यानी कि जो इलाका अब इनके पास है वो इनके पास ना चला जाए। तो इसके कारण क्या किया, ये है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पहले ये जगह सिक्योर करने के लिए, ये जो इलाका है ये पूरा इलाका सिक्योर करने के लिए पहले तो अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल लिया। यानी पहले तो लड़ाई हुई, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। कब क्यों अफगानिस्तान से लड़ाई बहुत बड़ी लंबी चली, 1838 से लेकर ये 1842 तक चली यहाँ लड़ाई। और उसके बाद ये डायरेक्ट नहीं गए, लेकिन अफगानिस्तान पे इनका कंट्रोल हो गया, मतलब कंट्रोल तो करने लगे ये, किसको, अफगानिस्तान को, ठीक। उसके बाद ये पहुंचे सिंध यहाँ है, ठीक है, ये सिंध पहुंचे और सिंध को इन्होंने 1843 में ले लिया अपने कब्जे में। फिर ये पहुंचे पंजाब, ये है ना पंजाब, ये है बेसिकली पंजाब, ये इलाका पंजाब है। इधर पे आ जाइए, अफगानिस्तान यहाँ पर है, सिंध यहाँ हो गया और उसके नीचे ये है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ इनको। अब पंजाब में भी आए, तो जैसे यहाँ हुआ था वैसे पंजाब को भी कंट्रोल करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पंजाबी अलग अलग मिट्टी के होते हैं साहब, पंजाबी ज़बरदस्त लोग होते हैं। यहाँ पर थे महाराणा रंजीत सिंह। कौन साहब थे, महाराणा रंजीत सिंह। इन्होंने कहा ओ हो नो नो, ये जो तुमने किया है, मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ। इन्होंने ज़बरदस्त इनको टक्कर दी, किनको, कंपनी को टक्कर दी महाराणा रंजीत सिंह ने और पंजाबियों ने, यानी कि सरदारों ने, सिखों ने। लेकिन फिर क्या कहते हैं ना, इनकी पावर इतनी ज़्यादा थी इन लोगों की, ये थोड़ा ठहर नहीं पाए बेचारे। और एक दूसरी चीज़ ये हो गई कि 1839 में इनकी मृत्यु भी हो गई। जब एक ज़बरदस्त सरदार या आपका लीडर जब उसका देहांत हो जाता है तब थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो फाइनली 1849 में, मतलब देखिए 6 साल बाद, 42 में इन्होंने अफगानिस्तान लिया, जस्ट 1 साल बाद सिंध ले लिया, और उसके जस्ट 1 साल बाद या उसी समय लेना चाहिए ना पंजाब को, लेकिन 6 साल बाद पंजाब इनको मिला, पंजाब इन्होंने कैप्चर किया। क्लियर हो गया, ओके। अब मैं आपको एक नई ट्रीटी की बात कर रहा हूं। इन लॉर्ड डलहौजी का नाम सुनिएगा। लॉर्ड डलहौजी साहब जब थे, पहली चीज क्या हो रही थी, पहली चीज तो एनेक्सेशन का मतलब ये होता है अधिग्रहण, आक्रमण, उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो जो वेव होती है ना, जब वो किनारे पे आती है तो इसे हम कहते हैं फाइनल वेव। ये फाइनल वेव इसे कहते हैं। तो ये सब चल ही रहा था कि भाई हमको जगह अधिग्रहण करनी है, सारे इलाके अपने पास मिला लेने हैं। तो यहां पर आए लॉर्ड डलहौजी साहब। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी साहब थे, ये जो है, देखिए मैं सबकी इज्जत करता हूं, इसलिए औरंगजेब को भी साहब कहता हूं, डलहौजी को भी साहब कहता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं इसलिए कह रहा हूं, ये हिस्ट्री है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई आप इनको साहब कैसे कह सकते हो, अरे ये हिस्ट्री है यार, इसमें क्या करना है ना। कोई खराब था तो खराब था, हम अपनी इज्जत क्यों खराब करें, हम सबको साहब कहेंगे, सबको इज्जत देंगे, ठीक है। तो ऐसे कमेंट नहीं करना मुझे तो ये लॉर्ड डलहौजी साहब जो है, ये अपने गवर्नर जनरल रहे और 1848 से लेकर 1856 तक रहे, ठीक है। अब ये साहब एक पॉलिसी लेके आ गए, एक नीति लेके आ गए, उसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में बताऊंगा, इसका नाम है विलय नीति। विलय नीति, ठीक है जी। पता नहीं, मुझे ये हिंदी का ज्यादा अच्छा लिख नहीं पाता हूं, तो ये विलय नीति तो समझ गए ना आप। ये थी, इसमें ये था कि अगर कोई इंडियन रूलर है, कोई ऐसा सरदार है, कोई ऐसा राजा है जिसका बच्चा नहीं होता, जिसका बेटा नहीं है, ताकि इस किंगडम का वो दूसरा राजा बन सके, मतलब उसका जो बेसिकली इसको प्रिंस, राजकुमार नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उस इलाकों को एनेक्स कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है, क्योंकि तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं है, कौन राज करेगा, हम कर लेते हैं। ऐसा ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है जी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो यूज करके पहले तो इन्होंने सतारा लिया 1848 में, ध्यान रखिएगा एक एक नाम पढ़ रहा हूं मैं। संबलपुर लिया 1850 में, उदयपुर लिया
52 में, ये 50 में, ये 52 में, नागपुर लिया 1853 में, और फाइनली रानी झांसी का ज़बरदस्त नाम सुना है आपने कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो भी उन्होंने 1854 में ले लिया। ठीक है, यहां तक तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लिया, लेकिन 1856 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अवध, ये जो इलाका है ना लखनऊ और आसपास का ये जो इलाका है, ये अवध भी ले लिया अपने पास, लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि जिस जगह पे, जो जगह पे, यहां तो ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं है तो हम ले लेते हैं, यहां कुछ अलग ही कहा इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो अवध है ना, इस पे जो राजा है या फिर नवाब है, अवध के नवाब हुआ करते थे उस जमाने में, अवध के नवाब जो है ये खराब है, यानी कि ये अच्छा गवर्नेंस नहीं करते हैं, प्रशासन इनका अच्छा नहीं है, मिस गवर्नेंट है और मिस गवर्नमेंट करते हैं। तो हम जो है यहाँ के, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, ऑब्लाइज्ड बाय द ड्यूटी, यानी कि हमारी ड्यूटी है कि भाई हम आपको इन सब लोगों के चुंगल से छुड़ाएं, ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छा गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं, आपको भूखमरी के कगार पे ला दिया है, हम चाहते हैं कि हम आपको इस मिस गवर्नेंस से, या जो एक तरीके से मिस प्रशासन है, उससे हम निकालेंगे आपको। ठीक, ये करके इन्होंने अवध के नवाब को हटा दिया, जबकि वो बच्चे का तो प्रॉब्लम ही नहीं था यहाँ पे। अब ये अवध के नवाब थे, इनको यहाँ के लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। इसमें क्लियर बताया गया है कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया इनको, मतलब नवाब को हटाया गया ह्यूमिलिएट करके, बेइज्जती करके, और ये कह गया कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो पीपल ऑफ अवध, मतलब लोग इतना प्यार करते थे कि जब अवध वाले को हटाया गया, नवाब को हटाया गया, तो ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसमें अवध के लोग शामिल हो गए। केवल इस कारण से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण। एक चित्र दिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से, यहीं से दिखाता हूं क्योंकि बड़ा करूंगा तो एक एक दिखाई देगा। देखें, यहां पर ये जो पीला पीला दिख रहा है, यहां पर केवल अंग्रेज थे, ब्रिटिश रूल। फिर ये पीला पीला कितनी जगह बढ़ गया, और फाइनली पीला पीला कितना बढ़ गया, और जब एक समय आया कि हर जगह पीला 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 हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में पूरा का पूरा हमारा हिंदुस्तान, या कहें हिंदुस्तान तो नहीं कहूंगा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी था, ये बांग्लादेश भी था, सब यहीं पे था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब यह है कि प्रशासन, अब जब आप पूरा एरिया कंट्रोल कर लेंगे, इतना बड़ा एरिया कंट्रोल कर लेंगे, मुगल साम्राज्य ने भी कैसे जमींदारी व्यवस्था और कितने तरह की उन्होंने व्यवस्था लाई थी, है ना, इतनी सारी व्यवस्थाएं करके उन्होंने इतना बड़ा कंट्रोल किया। अब इनको भी ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, मगर उसके कैसे कैसे काम चलेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ, ये साहब देखिए, पहले गवर्नर जनरल हुए हिंदुस्तान के 1773 से लेकर 1785। ये साहब है कौन, वॉरेन हेस्टिंग, राइट। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग साहब है, इनके समय में कंपनी के पास बंगाल की पावर तो आ गई थी, ठीक है। बंगाल के अलावा इनके पास पावर आ गई थी मद्रास की भी, जो आज का चेन्नई है, और बॉम्बे जो आज का मुंबई है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो पूरी ब्रिटिश टेरिटरीज है उसको ब्रॉडली डिवाइड इन्होंने किया था प्रेसिडेंसीज में, मतलब बड़े बड़े भाग को डिवाइड किया था प्रेसिडेंसीज में। उस जमाने में 3 प्रेसिडेंसी थी, एक आपकी बंगाल की हो गई, एक मद्रास की हो गई, एक मुंबई की हो गई, ठीक। ये 3 इनके पास प्रेसिडेंसीज थी, तो पीएस कर देता हूं प्रेसिडेंसीज के लिए, ये प्रेसिडेंसीज थी। और ये 3 प्रेसिडेंसी थी, मतलब हर एक का एक गवर्नर होता था, इसका एक गवर्नर होगा, इसका एक गवर्नर होगा, इसका एक गवर्नर होगा। ओके, ये सब गवर्नर हो गए, और इन सब का जो सबसे सुप्रीम, मतलब इन गवर्नर जनरल, इस गवर्नर के ऊपर होगा एक गवर्नर जनरल, इनका जो नेता होगा, या फिर इनके ऊपर होगा गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल कौन थे, जो सुप्रीम हेड है, सबसे बड़े हेड, वो थे वॉरेन हेस्टिंग साहब। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, इन्होंने थोड़ा अच्छे काम भी किए, इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए, मतलब काफ़ी परिवर्तन किए। स्पेसिफिकली इन्होंने ना जस्टिस, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस, उसमें काफ़ी परिवर्तन लेके आए। ये कैसे परिवर्तन ले आए, पहली चीज़ तो ये है कि 1772 एक न्याय व्यवस्था ये लेके आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो भी जिला था, मतलब हर एक, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट थे, 2 कोर्ट बना दिए इन्होंने, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक बना दिया इन्होंने जिसको हम फौजदारी अदालत कहते हैं। फौजदारी जो होता है FC के नाम से याद रखिएगा, फौजदारी मतलब क्रिमिनल। और ये दूसरा जो बनाया इन्होंने, वो बनाया, एक तो क्रिमिनल कोर्ट बता दिया मैंने आपको, एक था सिविल कोर्ट। ये जो सिविल कोर्ट है, इसमें आप याद रखिए दीवानी के नाम से याद रखिए, ठीक। ये जो क्रिमिनल कोर्ट है और ये दीवानी कोर्ट, देखिए क्रिमिनल कोर्ट का मतलब है जैसे खून वून किसी ने कर दिया तो क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी मुकदमा बन जाता है। सिविल कोर्ट मतलब अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई होगी, किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, तो सिविल कोर्ट में आ जाता है।
अब होता ये था कि हर ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, इसका एक इन्होंने हेड बना दिया, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा। ये था यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि हिंदुस्तानी नहीं था ये, या तो स्कॉटिश होगा या इंग्लिश होगा। तो ये जो लोग थे, जैसे लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर उस समय हिंदू मुसलमान तो बहुत ज़्यादा था, तो मुसलमानों के लिए मौलवी और हिंदुओं के लिए हिंदू पंडित। तो ये बताते थे इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और जो जज थे, क्योंकि इसके जज होंगे ना, उन जज को बताते थे कि भाई कैसे क्या करना है। इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की बातें तो वो नहीं जानते थे, तो ये बताते थे मुस्लिम और हिंदू पंडित, बेसिकली ये जो धर्म का ज्ञान रखते थे। लेकिन जो क्रिमिनल कोड थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्रिमिनल कोड की बात मैं कर रहा हूँ, वो अभी भी किनके अंडर में थी? वो काजी और मुफ्ती, काजी और मुफ्ती के अंडर थी, लेकिन फिर इसका भी सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही किया करता था इस क्रिमिनल कोड का। ओके, तो काजी कौन सा है? काजी का मतलब होता है जो न्यायाधीश है, जज, काजी। मुफ्ती ये है कि जो जिसको मुस्लिम या फिर कहें मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी है जिसको पूरी जानकारी है, ज्यूरी कह सकते हैं उसको। एक तो जज होता है, जज के साथ बहुत सारे ज्यूरी होते हैं, तो मुफ्ती होते हैं जिनको बड़ा अच्छा ज्ञान होता है मुस्लिम का, और मुस्लिम न्यायविद होता है बेसिकली, इसको सब आइडिया होता है, तो वो जज को गाइड करता है। ओके, तो ये उस जमाने में चलता रहा। बेसिक चीज़ आपको ये जाननी है, पूरा इलाका जो इनका था उसको प्रेसिडेंसीज में बांटा था। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और ये आपका मद्रास, और सबके एक गवर्नर थे, और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोड था और एक आपका सिविल कोड था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे ऊपर थे। बाकी ये जो है ये तो खैर बात की बात है, मतलब ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब का इम्पीचमेंट हुआ, महाअभियोग इन पे चला। इनको कहा कि यार तुमने ना बंगाल का ना मिस गवर्नेंस किया, अच्छे से प्रशासन नहीं चला पाए। फिर उसके बाद इनको 7 साल तक इनके ऊपर महाअभियोग चला, ठीक है। उसके बाद तो खैर ये बरी हो गए। इम्पीचमेंट कहते हैं महाअभियोग, कि भाई आप बहुत बड़े लेवल पे हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना हो तो महाअभियोग चलाना पड़ेगा। यहाँ पर एक साहब है, इनका नाम है NB हेलीहेड। इनका नाम मैं लाने वाला हूँ, अभी देखिएगा ज़रा, इनका नाम अभी आएगा, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, अभी जस्ट इनका नाम आएगा, नैथ ब्रजी हेलीहेड। तो हुआ ये कि अभी आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई ना। प्रॉब्लम ये था कि जो ब्राह्मण पंडित थे, ये इलाके में ब्राह्मण अलग है, जैसे गढ़वाली ब्राह्मण अलग होते हैं, इसी तरीके से आप यूपी के ब्राह्मण अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। वहाँ का इलाका अलग है, लोकल लॉज अलग है। बेसिकली जो धर्मशास्त्र में कहा गया है उस हिसाब से लोकल लॉज को, जो जगह के लॉ हैं, उस हिसाब से हर एक पंडित जो है अलग तरीके से बताता था। मतलब यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर चोरी की तो उसको अलग सजा मिल रही है, यहाँ पर चोरी की तो अलग सजा मिल रही है, क्योंकि जो धार्मिक पंडित है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से बताते थे। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई, यार ये तो गलत हो रहा है। तो 1775 में क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने 11 पंडितों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप कंपाइल करो, संकलन करो हिंदू लॉज का, जो क्योंकि हमारे देश में तो हिंदू ही सबसे ज़्यादा है, मुसलमान तो एक तरीके से 14% है, 1% 2% सिख है, शायद आधा % क्रिश्चियन होंगे, तो हिंदू ही हिंदू थे। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि भाई हिंदू लॉज बनाना, भाई जो सबके लिए कॉमन हो, यहाँ भी वही चले, यहाँ भी वही चले। अब मैंने कहा था NB हेलीहेड का नाम आएगा, हेलहेड का। इन्होंने क्या किया, ये जो 11 पंडितों ने तो हिंदी में लिख दिया, अब अंग्रेजी में, क्योंकि यूरोपियन जज थे, मतलब जो जज है वो तो अंग्रेज है ना, उनके लिए अंग्रेजी में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस बेनिफिट के लिए NB हेलहेड ने इस हिंदू लॉ को, जो हिंदी में लिखा गया था, उसको चेंज करके, मतलब उसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में, तो बड़ा फायदा हो गया। इसके अलावा एक रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। इसमें क्या किया, एक नए सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह तब बनाया गया था। ओके, इसके अलावा और भी बने, जैसे एक और कोर्ट ऑफ अपील जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, सदर निजामत अदालत, जैसे हमारा सेशन कोर्ट वगैरह होता है, मतलब लोकल लेवल पे आप उस वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा आदमी था वो था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ये था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, नाम ही उसका कलेक्टर है, कलेक्ट करेगा रेवेन्यू, मतलब जो भी पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, चाहे वो गाड़ी से हो, घोड़े से हो, चाहे वो ज़मीन से हो, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को वो जमाएगा कि भाई कहीं कोई आपस में लड़ ना जाए, कोई दंगा ना हो जाए। और किसकी मदद लेता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए? लॉ एंड ऑर्डर तो 0 लिखना चाहिए मुझे, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये किस किस की मदद लेता था? एक तो आपके दरोगा हो गए, ठीक है,
दरोगा के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स हो गए, उसके ऊपर जज हो गए, न्यायाधीश। इन सब की मदद लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपने क्षेत्र के एक तो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे, दूसरा ये आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। इसका मतलब ये जो इनका ऑफिस था, ये जो ऑफिस है जिसे हम कहते हैं कलेक्ट्रेट कहते थे, कलेक्ट्रेट। तो इसको लिख दूं क्या? इसको लिख देते हैं कलेक्ट्रेट। ये जो कलेक्ट्रेट है ये सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया पावर का और पेट्रोनेज का। मतलब अगर किसी को पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, या किसी सत्ता के पास रहना चाहता था तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आसपास ही रहता था, और उसको पेट्रोनेज चाहिए था, मतलब संरक्षण चाहिए था किसका? अगर बड़े आदमियों का, तो वो भी यहीं घुसने की कोशिश करता था। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और चीज नई निकल के आती है, वो आप थोड़ा समझिएगा, इसको बहुत बेहतरीन है। इसमें है कंपनी की आर्मी। अब कंपनी की आर्मी से पहले आप सोचिए, जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जब हम पे राज कर रहे थे, तो सारा मेनली जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, जो उनके पास पावर थी, जो उनके पास शक्ति थी, वो किस पे थी? वो सारी की सारी जो शक्ति थी वो थी किसके पास? और किसके कारण उनके पास शक्ति थी? वो थी पैदल, ये जो पैदल दिख रहे हैं ना, मतलब सोल्जर्स के कारण। ठीक है, सोल्जर, जो चलने वाले सोल्जर है ना, उनके कारण। अब मैं मुगल की तरफ ले जाता हूं आपको, पहले मुगल की तरफ ले जाता हूं। ये मुगल आर्मी की कैसे होती थी? मुगल आर्मी में आपको याद है जत ये सब होता था। मतलब जिसके पास जितने घुड़सवार है उतना उसकी हाई जात होती थी या जत होती थी। मतलब मुगल आर्मी में जो कैवेलरी थी, यानी घुड़सवार, ये मेन होते थे। मतलब उनको ट्रेन किया जाता था, भाई घुड़सवारी कैसे करनी है, लड़ाई कैसी करनी है। यानी जो पैदल या कहें जो ये जो फुट सोल्जर है ना, एफएस कर रहा हूं इसको, वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे मुगल साम्राज्य के लिए। ओके, लेकिन जो मुगल साम्राज्य की जो चीज थी वो थोड़ी यहां पर अलग हो गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य को देखिए, एक तो इनके पास घुड़सवार थी, और उसके बाद अगर इनको चाहिए भी होते थे फुट सोल्जर, अगर मुगल साम्राज्य को, तो जमींदार दे देते थे, है ना। इनके जो लोग थे जिनको इन्होंने जमींदारी दे रखी थी, वो लोग दे देते थे, सरदार दे देते थे। तो इनको ये घुड़सवारों की ही मेन चीज ध्यान था इनका। फुट जो सोल्जर थे, जो लड़ते थे जमीन पे चल के, उनसे ज्यादा मतलब वो जब जरूरत होती तो ले लेते थे। लेकिन यहां पर चेंज हो गया, जैसी ये कंपनी है ना, ब्रिटिश रूल, यहां पर थोड़ा चेंज हुआ कि बेसिकली क्या हुआ कि जो मुगल के जो आगे वाले लोग थे, जैसे अवध आए, मुगल के बाद अवध और बनारस वाले जो थे, वो क्या करने लगे, वो लोगों को, जैसे खासतौर पे जो पीजेंट्स हैं, यानी जो फार्मर्स हैं, उनको ये लोग रिक्रूट करने लगे, अवध के लोग और बनारस के लोग, कि भाई आपको हम प्रोफेशनल सोल्जर बनाएंगे, यानी कि अब आपको हम ट्रेन करेंगे, और हम आपको फुट सोल्जर, यानी कि हम अपनी सेना में रखेंगे। कौन? जो मुगल साम्राज्य के बाद जो आए, अवध बनारस वाले जो नवाब आए, उन्होंने कहा ये। तो कंपनी ने बिल्कुल यही वाली, मुगल साम्राज्य वाली नहीं, मुगल साम्राज्य के बाद जो लोग आए, उन्होंने जो लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया, खासतौर पे फार्मर को, तो जो कंपनी है उसने भी ये कहा कि ठीक है, हम इसी तरीके की पद्धति अपनाएंगे, रिक्रूट करेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से जो पीजेंट्स है, फार्मर है, इनको रिक्रूट किया। रिक्रूट मतलब होता है उनको एक तरीके से नौकरी दी, जॉब दिया। और जॉब कैसे दिया? सिपाही नाम से, कि भाई तुम सिपाही हो। तो जो सिपाही है, ये सिपाही नाम से ही आया है। हिंदी में जो सिपाही है वही सिपाही है। तो इन्होंने अपनी आर्मी बनाई, जिसको कहते थे वो सिपाही आर्मी। ठीक है जी, कौन सी आर्मी? सिपाही आर्मी। तो ये सिपाही से ही आया है, तो सिपाही आर्मी बनाई। उसके बाद क्या हुआ, जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है, जो भी लड़ाई करते थे, वॉर करते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज केवल हिंदुस्तान में नहीं थे, वो बहुत जगह थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में उनकी कॉलोनीज दिखाई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जो वॉरफेयर हो रहा था, उसमें 1820 में जो घुड़सवारी है या कैवेलरी रिक्वायरमेंट जो है, घुड़सवारों की रिक्वायरमेंट एकदम कम हो गई। ठीक, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा में लड़ रहे थे, वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वो इजिप्ट यानी कि मिस्र में लड़ रहे थे, और वहां पर जो सोल्जर्स थे उनके पास एक मस्केट्स थे और मैचलॉक्स थे। तो मस्केट होता है, देखिए यहां पर क्लियर, हवा सवार तो समझ गया आप, घुड़सवारी जो करते थे। मस्केट मतलब ये होता है कि ये जो मोटी सी बड़ी सी एक बंदूक होती है, ये इसको चलने वाले जो पैदल सोल्जर होते हैं वो यूज करते हैं। ओके, और जहां पर ये मैचलॉक का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, ऐसे बुलेट नहीं डाला करते थे, ऐसे बुलेट होती है ना, इस तरीके से नहीं डाला करते थे। पहले क्या करते थे कि इसमें बारूद ठूसा करते थे और यहां पर आग लगाते थे। मतलब इग्नाइटेड बाय मैच स्टिक से बकायदा उसको इग्नाइट करते थे, तब ये आगे बढ़ती थी, तब जाके लोगों को, मतलब अपने दुश्मन को लगती थी जाके। तो यहां पर जो
अब जो लड़ाई हो रही थी उसमें जिन लोगों के पास जो पैदल थे उनके पास मस्केट्स और मैचलॉक्स थे। तो जब अगर आपके पास एक बंदूक है तो घोड़े का क्या काम, आप घोड़े को गोली से मार दोगे, तो घुड़सवारों की तो वैल्यू ही कम हो गई ना। तो मैं अर्ली 19वीं सेंचुरी के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर से मैं 1800 की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। यहां पर क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे, यानी जो जिनको इन्होंने रिक्रूट किया, इन लोगों को, फार्मर्स को, इनको बाकायदा यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई, ट्रेन किया गया और बाकायदा डिसिप्लिन समझाया गया कि भाई इस तरीके से आप रहेंगे, ये काम करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कास्ट थे, क्रीड थे, कम्युनिटी थे, उसका ध्यान नहीं दिया गया। जैसे अगर एक हिंदू है उसको आपने गाय का गोश्त रख दिया सामने तो आपकी हालत खराब कर देगा। एक मुसलमान है उसके सामने आपने उसका सूअर का, पिग का गोश्त रख दिया या उसकी कोई भी चीज़ ला दी तो ये आपकी हालत खराब कर देगा, क्योंकि इनके धर्म में ये बैंड है। इनके लिए मतलब ये सूअर छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और ये गाय का कटा हुआ तो मतलब आपकी जान ले लेंगे आपको। हिंदू आज भी देख रहे होंगे आप, कई लोगों को मारा जाता है गाय के नाम पे। तो ये जो फीलिंग है, ये लोग अब ये विदेश से आए हैं, इनको क्या पता कि भाई कहाँ से क्या होता है, ये इनको इतना तो आइडिया नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो है उसके कारण रिवोल्ट हुआ। 1857 का रिवोल्ट हुआ। ये जो बंदूक होती है, ये जो मैंने आपको दिखाई, उसमें उन्होंने किसी ने बताया चर्बी है, सुअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है, जो भी उन्होंने बताया, उसके कारण लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हमने डिस्कस किया। यहाँ पर मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी से वो बन गई एक पावर, कॉलोनियल पावर बन गई। ठीक है, क्योंकि जो शिप थे पहले जो 6 से 8 महीना लगाया करते थे, अब जो भाप का इंजन आ गया जिसे हम कहते हैं स्टीम शिप, इसके कारण क्या हुआ कि मात्र बहुत कम वीक में, जो मैं 6 से 8 आपको बता रहा हूं, उससे बहुत कम समय, जैसे 3 वीक यानी 21 दिन, 21 डेज में ये लोग आ जाते थे वहां से, ब्रिटेन से यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आने लगे, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, और फिर इसलिए उन्होंने इतना कंट्रोल किया। और मैं आपको बताऊं कि 63%, 1857 की बात बता रहा हूँ, 63% जो टेरिटरी है, जगह है, वो इनके कंट्रोल में थी, और 78% जो लोग हैं वो इनके पॉपुलेशन के कंट्रोल में थे। या ये कहें कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, चाहे आप डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, वर्चुअली इनके कंट्रोल में थी, किनके, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। ये स्लेव ट्रेड की बात बता रहा हूं साउथ अफ्रीका में। जब डच ट्रेडिंग, स्लेव ट्रेड का मतलब होता है, स्लेव होते हैं वो लोग जिनको आप अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक, तो जब डच ट्रेडिंग शिप्स जो है हॉलैंड के जब पहुंचे साउथ अफ्रीका, 17वीं सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। मतलब 1600 के आगे आप मान लीजिए वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को पकड़ा गया। देखिए कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी हालत इनको रखी जाती थी, और इनको कुछ खाना पीना नहीं दिया जाता था, बस काम कराया जाता था, और बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। 1834 में जब ये स्लेव ट्रेड जब ख़त्म किया गया, तब भी करीबन 36,000 प्लस इतने लोग अभी भी, जो अफ्रीका है वहाँ पर कौन थे, स्लेव थे। यानी कि वहाँ पर जब इसको ख़त्म किया जा रहा है तब भी इतने सारे लोगों के गुलाम थे। एक बड़ी शॉकिंग यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि एक माँ है और उसके बच्चे हैं और उसका पति है, और यहाँ पर कोई खरीदने आया है तो बच्चे को कोई और ले जा रहा है, और माँ देख रही है कि बच्चे को कोई और ले जा रहा है और माँ को कोई और ले जा रहा है। आप सोचिए कितनी हृदय विदारक सीन है कि बाप को कोई और ले जा रहा है, और फिर इनका जो ट्रीटमेंट होता है, जो इनके साथ व्यवहार होता है, वो तो आपके आंखों में आंसू ले आएगा। चलिए जनाब आली, अब ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बाय बाय, टेक केयर।